नमस्कार, मैं AMR के भी आपके बीच पुनः लाया हूँ। समय नहीं है पार्ट 3। आज हम इसमें पढ़ेंगे अखिल बहेती जी की यह किताब समय नहीं है, जिसका मूल मंत्र है 100 रास्ते अपने व्यवसायिक जीवन में समय निकालने और अधिक पैसा कमाने के लिए। इसका चैप्टर डी, ध्यान कहाँ है। जीवन में सफल होने के लिए अपनी योग्यताओं योजनाओं को अपने फोकस से जोड़ने की ज़रूरत है, परंतु फोकस कैसे करें, ऐसे ही कुछ प्रश्नों का हल करने का प्रयास इस चैप्टर में कर रहे हैं। कहते हैं ना, काम पर फोकस करना ही सफलता की कुंजी है। तो फिर इस पर एक प्रश्न पूछा गया है, कौन से काम को कितना समय दें या करें। इस पर प्रश्न है, हम सभी काम लिख तो लेते हैं, लेकिन कौन से काम को कितना समय देना है यह तय नहीं कर पाते हैं। वहाँ हमें अपेक्षा से ज़्यादा समय लग जाता है और हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। जी हाँ, यह समस्या हम में से अनेक व्यक्ति महसूस करते हैं और इसी वजह से ज़्यादा समय लगने से कुछ ना कुछ काम अपूर्ण रह जाता है। फिर परिणाम स्वरूप हमारे ऊपर तनाव आ जाता है कि हमारे बहुत सारे काम अधूरे हैं, हमारे पास समय नहीं है। हमें यह समझना है कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए या इसके पीछे मुख्य कारण है हमारे वास्तविक समय और मानसिक समय में अंतर होना। वास्तविक समय वह समय है जो हमें हमारी घड़ी दिखाती है और मानसिक समय वह समय है जो हमारे अंदर चल रहा है। बस अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर अंतर है या नहीं। तो इसके लिए मोबाइल्स में स्टॉप वॉच निकालिए और उसे शुरू करके अपनी आंखें बंद कर लें और अपने अंदर 30 सेकंड काउंट करें। जब भी हमें लगे 30 सेकंड पूरे हो गए हैं, तब अपनी आंखें खोलकर मोबाइल स्टॉप वॉच पर चेक करें कि वह कितना समय दिखा रहा है। अगर यह समय 25 से 35 सेकंड के बीच में है, तो आपके सोचे हुए काम आपके निर्धारित समय में पूर्ण हो जाएंगे। और अगर ये 25 से 35 सेकंड के ऊपर है या नीचे है, तो आपको इन दोनों में तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। इस तालमेल को सेट करने के लिए आप रोज़ाना सुबह मेडिटेशन करें और तुरंत उसके बाद ऊपर बताई हुई एक्टिविटी दोहराएं। आप देखेंगे 7 से 10 दिनों के भीतर आपका मस्तिष्क या मानसिक समय और वास्तविक समय एक साथ आ जाएगा और जितना समय में आप वह काम पूर्ण करना चाहते हैं, उतने ही समय में वह काम पूर्ण हो जाएगा एवं आप हर तरह से तनाव से मुक्त हो जाएंगे। अपने मानसिक और वास्तविक समय को आपस में मिलाएं। आपके काम सोचे हुए समय में अवश्य ही पूर्ण होंगे। नादान है जो बाजार में वक्त खरीदने चला है। नादान है जो बाजार में वक्त खरीदने चला है। वक्त तो उसी का है जो वक्त के साथ ही चला है। इसी पंक्ति के साथ में अगला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ, जो प्रश्न मोबाइल पर कॉल या मैसेज के ऊपर पूछा गया है। प्रश्न है, महत्वपूर्ण काम करते वक्त अचानक मोबाइल पर कॉल या मैसेज आ जाने से उस काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और मोबाइल साइलेंट करने से कोई महत्वपूर्ण कॉल मिस हो जाए तो। क्या आपने कभी ट्रेन से सफ़र किया है? जो ट्रेन के आने का समय है, क्या उसी समय हम स्टेशन पर पहुंचते हैं या स्टेशन पर पहुंचकर हम 10 से 15 मिनट इंतज़ार करना पसंद करते हैं ताकि हमारी ट्रेन छूट ना जाए?
अब जो कोई भी आपको फ़ोन कर रहा है या मैसेज भेज रहा है, उन्हें यह नहीं पता है कि आप काम में व्यस्त हैं, लेकिन उनका जो कोई भी काम है वह कुछ समय तक इंतज़ार ज़रूर कर सकता है कि आपका वापस फ़ोन या मैसेज आएगा, तब वह कोई निर्णय ले पाएंगे। तो क्यों ना आप कामों को 30 से 40 मिनट के बैच में डिवाइड या मतलब पीरियड में डिवाइड कर दें, और जब भी हम उस काम की शुरुआत करें, हमारे मोबाइल में उतने समय का अलार्म लगाकर उसे साइलेंट कर दें और बिना रुकावट उस काम को करते रहें। जब आपका अलार्म बजेगा, तब उस काम को पूर्ण करके जो भी फ़ोन या मैसेज मिस हो गए हैं उन्हें रिप्लाई करें। आप देखेंगे कि समय के साथ साथ आपको सभी ग्राहकों को और दोस्तों को यह मालूम चलेगा कि आपका कॉल बैक आ जाएगा। आप ज़रूर कॉल बैक करेंगे, ये उन्हें धीरज रहेगा, इसलिए वह उसका इंतज़ार भी करेंगे और आपको आपके काम में दखलंदाजी ना होते हुए आपके सारे काम अच्छे से पूर्ण होते रहेंगे। यहाँ आपको अपनी वह वैल्यू भी बनानी होगी जिससे सामने वाले को आपकी रिप्लाई की अहमियत महसूस होगी। आप जिस किसी काम में खूबी रखते हैं उस काम को दोहराइए और अपनी वैल्यू बनाइए। आपको अपने काम 30 से 40 मिनट के बैच में करने हैं। बैच के समय काम पर ही फोकस रखना है और कॉल या मैसेज उसके बाद ही चेक करने हैं। कामयाबी यूं ही नहीं मिला करती ज़िंदगी में, शिद्दत चाहिए काम की ज़िंदगी में। इसी पंक्ति के साथ में अगला प्रश्न जो डेडलाइन के बारे में सोचें के ऊपर पूछा गया है। कुछ प्रश्न है, हम गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन उस डेडलाइन पर पहुंच पाएंगे या नहीं उसके बारे में सोचते रहते हैं और हमारा काम पर ध्यान नहीं लग पाता। इसे कैसे दूर किया जाए? देखिए, गोल सेट करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम डेडलाइन की रियलिटी चेक करें कि वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं। जब तक हम रियलिटी चेक नहीं करेंगे तब तक हम इस बात पर हमेशा संशय बनाए रहेंगे कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं। आपने महाभारत में अर्जुन की आँख कहानी जरूर सुनी होगी। द्रोणाचार्य ने जब शिष्यों को पूछा कि तुम्हें सामने क्या दिख रहा है, उन्होंने कहा मुझे पेड़, पर्वत, आसमान और उस पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी और पक्षी की आँख दिख रही है। और जब यही सवाल अर्जुन को पूछा तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उस पक्षी की आँख दिख रही है। कुछ इसी तरह जब हमारा 1 साल का गोल, वहाँ से 1 महीने का गोल, वहाँ से 1 हफ्ते का गोल और वहाँ से 1 हफ्ते के गोल से जब हमें कल क्या करना है यह मालूम है, तो वह कल उस पक्षी की आँख की तरफ है जिस पर आपको काम करना है। 1 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, यह जब वक्त आएगा तब हम सोचेंगे। लेकिन आज जब हम कल की प्लानिंग कर रहे हैं, तब कल हमारा ध्यान सिर्फ उसी प्लानिंग पर होना चाहिए और मन में यह विश्वास तभी आ सकता है जब हमें रियलिटी चेक द्वारा यह मालूम चलता है कि हाँ, मैं इस गोल को हासिल कर सकता हूँ। यहाँ पर हम रिले रेस के उदाहरण के एक बात समझ सकते हैं कि पहले खिलाड़ी को केवल अपने परफॉर्मेंस के बारे में ही सोचना होता है। अगला खिलाड़ी कैसे करेगा इस पर उसको कोई चिंता नहीं होती। इसी सोच के साथ वह 3 से 4 खिलाड़ी मिलकर रेस को पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार हमें भी आगे क्या होगा उस पर ज़्यादा सोचने के बजाय
हमारे सेट किए गोल पर पूरा फोकस रखना चाहिए। एक बार जब हम हमारे एक्शन सोच लेते हैं तब हमें सिर्फ उन एक्शन पर ही काम करना होगा। महान कार्य करने का एक ही तरीका है मेरे दोस्त, जो काम आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। इसी पंक्ति के साथ अगला प्रश्न काम में बोरियत या सा महसूस होने के ऊपर है। इसका प्रश्न है, वही काम करके बोरियत सा लगने लगता है, वही काम बार बार करने से बोरियत सा लगने लगता है, लेकिन हमेशा नए काम कहाँ से लाएं या फिर अभी के कामों में रोमांच बनाकर कैसे हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें। जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों में एक चीज़ रंग बिरंगी है और वह है कपड़ा। हमारी संस्कृति में हम अलग अलग समय पर अलग अलग पोशाक धारण करते हैं और जब कोई कार्यक्रम हो या त्यौहार हो उस समय पर हम उसी के अनुरूप कपड़े भी खरीद करते हैं। जब आपको लगने लगे कि यह काम करके मुझे बोरिंग सा लग रहा है, इसका मतलब यह है काम किसी और को देकर कि आपको वहाँ पर नया काम या नया चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। हम जिस किसी व्यवसाय या जिस किसी काम में हैं वहाँ हमेशा एक कदम आगे बढ़ने का मौका उपलब्ध रहता है। अगर हमें वह मौका अपने आप को देना है तो कहीं ना कहीं हमारे अभी के कामों को किसी और को सौंपना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमेशा वही काम करते रहेंगे तो यह बोरियत अवश्य ही आएगी। जब हम एक काम दूसरे को देकर नया काम हाथ में लेते हैं तो इसी का नाम है तरक्की, विकास या अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ। अगर हमें हमारे व्यवसाय में या हमारे काम में तरक्की करनी है तो मेरे हिसाब से हम महीने या हो सके तो हर साल या हर हफ्ता एक काम किसी और को सौंप देना चाहिए ताकि हम अगला चैलेंज, अगला काम स्वीकार कर सकें। सर इनसेहोवर भी यही कहते हैं, हमें वह कला विकसित करनी है कि सामने वाले को यह एहसास दिलाकर कि यह काम तुम्हारा है, वह काम उन्हीं से करवाना है। जिन कामों में बोरियत सा लग रहा है उन्हें डेलीगेट करके किसी को देना चाहिए। स्वयं के लिए नया रोमांचक कार्य चुन लेना चाहिए। दिल से फैसला करो आपको करना क्या है, दिमाग उसका रास्ता सोच लेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ अगला वाक्य आसपास में बहुत सारी आवाज़ के ऊपर प्रश्न है। जब भी किसी काम पर फोकस करना चाहते हैं, आसपास में हो रही बहुत सारी आवाज़ हमेशा परेशान करती रहती हैं, उन्हें दूर भी नहीं किया जा सकता। तो किस तरह काम पर फोकस करें? जो बात विक्टर जी यहाँ कहना चाह रहे हैं उसे मैं आपको क्रिकेट मैच का उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। क्रिकेट मैच में जब एक खिलाड़ी चोटिल होने के कारण रन नहीं दौड़ पाता है तो उनके लिए रनर बुलाया जाता है। वह रनर उस खिलाड़ी के लिए दौड़कर रन पूरा करता है। अब यहाँ आपके काम में दूसरी आवाज़ होने की वजह से आप परेशान हो रही हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं और यहाँ पर आपके लिए जो रन के रूप में काम करेगा वह एक ऐसी आवाज़ होगी जो आप स्वयं आपके आसपास शुरू करेंगे। मतलब हम अपने आप को जानबूझकर ऐसी आवाज़ डाइवर्ट करेंगे जहाँ से हमें आराम मिलेगा। अब यह आवाज़ कौन सी होगी या कौन सी हो सकती है? तो ऐसी बहुत सारी आवाज़ें जैसे फोकस
म्यूजिक कहते हैं, वह आपके म्यूजिक ऐप में भी है या आप यूट्यूब पर भी ढूंढ सकते हैं। जो सफल लोग हैं वह पोमोडोरा नामक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे 25 मिनट के लिए एक जैसी आवाज़ बार बार चलती रहती है और वह आवाज़ आपको आपके काम में फोकस करने में मदद करती है। तो यहाँ पर आपके आसपास हो रही आवाज़ को दूर करने के लिए आप स्वयं ही एक आवाज़ क्रिएट करेंगे और वह आपको आती रहेगी। आपका ध्यान आपके काम पर बड़े आराम से लग जाएगा। आप उस आवाज़ को किसी और आवाज़ से दबाकर उस तरह डिस्ट्रैक्ट होंगे जहां आप होना चाहते हैं। इसी के साथ छठा प्रश्न है थकान महसूस होना। शाम होते होते थकान ही महसूस, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं रहती। उस वक्त काम पर आपको फोकस कैसे बनाए रखें। जब रेस लंबी हो तो यह मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, मायने यह रखता है कि कौन कितना देर तक भाग रहा है। मेरे क्लाइंट अक्सर मुझे ये सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लगता है, सोचे हुए सारे काम पूर्ण होते हैं, लेकिन शाम होते ही होते थकान की वजह से काम करने की इच्छा नहीं होती और बस ऐसा लगता है कि घर पर आकर लेट जाएं और आराम करें। मैंने उन्हें पूछा, अगर मैं आपको कह दूं कि आपको दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है या फिर किसी पार्टी में जाना है, तो आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आ जाती है? दोस्तों, यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। जब कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ होती है तब हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, और जब हम हमारे काम के बारे में सोचते हैं तब हमें थकान सा महसूस होती है। यहाँ आप मैराथन का उदाहरण ले लीजिए। अगर आपको वह पूर्ण करनी है तो पहले 5 किलोमीटर आप स्वयं भागते हैं, बाकी की दौड़ आपका दिमाग पूर्ण करता है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ करनी है वह है आप अपने आप से इस तरह की बात नहीं करें कि मैंने आज बहुत सारा काम कर लिया है। और दूसरा, आपके शाम के जो काम हैं वहाँ पर अपने आप को एक चैलेंज दे सकते हैं कि यह काम मैं इतनी देर में पूरा करूँगा, और टाइम के साथ एक रेस लगा लें। आप देखेंगे जैसे ही वहाँ पर जीत हार की बात आ जाती है, हमारे अंदर से वह थकान दूर हो जाती है और हम उस काम पर हमारा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। उस काम के साथ रेस लगाकर उसे इंटरेस्टिंग बनाएं और थकान को दूर करें। आपकी सुबह उस पछतावे के साथ ना हो जो कल के अधूरे काम की वजह से है। आपकी सुबह उस संकल्प के साथ हो जो आज के सब काम को पूरा करने की है। इसी पंक्ति के साथ मैं अगला प्रश्न आपके मध्य रख रहा हूँ, जिसका टाइटल है किस काम से शुरुआत करना। क्वेश्चन ये है, रोजाना टू डू लिस्ट तो बनती है, टुडे लिस्ट या टू डू लिस्ट बनती है, लेकिन किसी काम से प्रारंभ करें, किस काम से प्रारंभ करें, इसी बात पर बहुत सारा समय बीत जाता है। इस सोच से कैसे निजात पाएं? चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको आम खाना पसंद है। चलिए मैं आपको एक दिन के लिए आम के बगीचे में भेज देता हूँ, लेकिन शर्त यह है जितने चाहें उतने आम वहाँ खा सकते हैं, लेकिन वहाँ से एक भी आम साथ लेकर नहीं आ सकते। अब मुझे बताइए आप दिन भर में कितने आम खा लेंगे? 10, 12, 15। लेकिन वह आम कौन से होंगे जो बगीचे में सबसे
पहले पेड़ पर लगे हुए आम या फिर पूरे बगीचे में घूमकर सिलेक्ट किए हुए रसीले पके हुए आम? निश्चित ही आप पके हुए रसीले आम ही खाएंगे। तो आपने वहाँ नेचुरल सिलेक्शन नहीं किया, जबकि एक्सपर्ट सिलेक्शन किया। कुछ इसी तरह आप आपके टू डू लिस्ट का सुबह सुबह मुआयना करें और जो आपके लिए सबसे रुचिकर काम है, जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो या फिर आपको बहुत ही कठिन लग रहा हो, उस काम के साथ शुरुआत करें। उसे पूर्ण करके तृप्त हो जाएं और फिर दूसरे काम की ओर बढ़ें। इस तरह से एक्सपर्ट सिलेक्शन के बारे में सोचें। जो भी कार्य आपको अधिक महत्वपूर्ण लगे या अधिक मुश्किल लगे, उस पर अधिक ना सोचें। सोचते हुए उस काम के साथ शुरुआत कर दें। किस कार्य को प्रारंभ करने की बजाय उसके बारे में अधिक सोचने लग जाते हैं, जो हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। हमेशा ऐसे काम के साथ शुरुआत करें जो ज़्यादा फायदेमंद हो या फिर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो। इन्हीं पर कुछ चंद पंक्तियाँ लेखक लिखते हैं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ कुछ बदलता है, एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अगला प्रश्न आपके मध्य रख रहा हूँ, जिसका टाइटल है कोई भी अचानक से आ जाता है। प्रश्न इस पर यह है कि हम जब भी कोई महत्वपूर्ण काम प्रारंभ करते हैं, अचानक से कोई आ जाता है। हमारा निश्चय किया हुआ समय खत्म हो जाता है। उस वक्त फिर से अपने काम पर फोकस कैसे करें? यहाँ पर मैं एक पत्रकार का उदाहरण देना चाहूँगा। वह पत्रकार जब भी किसी काम को शुरू करता है, अचानक से उन्हें सूचना मिलती है कि कोई महत्वपूर्ण खबर कवर करनी है और उन्हें उसी वक्त हाथ का सारा काम छोड़कर उस महत्वपूर्ण समाचार को कवर करने के लिए जाना पड़ता है। फिर मैंने उन्हें पूछा, ऐसी कितनी महत्वपूर्ण खबर आपको रोजाना आती हैं? उनके अनुभव के हिसाब से जो कोई भी वह नंबर है, जो जितना समय वहाँ लग जाता है, उतना दिन भर में अपने आप को फ्री रखें और उस फ्री समय को नाम दे दें महत्वपूर्ण खबर। जब यह महत्वपूर्ण खबर सुबह 11 बजे भी आ सकती है, 2 बजे भी आ सकती है, 4 बजे भी आ सकती है, आप अपने काम को शिफ्ट करते रहेंगे और उस महत्वपूर्ण खबर के लिए लगने वाला समय आपके पास सदैव हो रहेगा। अब कुछ उसी प्रकार जो आपसे मिलने अचानक आ रहे हैं और उनसे आपका मिलना ज़रूरी है, इस प्रकार के मीटिंग के लिए एक समय आपके टू डू लिस्ट में निकाल कर रिजर्व रखें। और अगर किसी दिन कोई मिलने ही नहीं आए, तब उस वक्त आप अन्य कामों में से या कल के काम भी पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से आपकी इन मीटिंग की वजह से आपका ध्यान विचलित नहीं होगा और आपके पास समय रहेगा जहां पर आप आपके सोचे हुए काम पूर्ण कर सकते हैं। हर जगह अचानक से मेहमान मिलने आते ही हैं। हमें हमारे समय में से उन्हें उनके स्वागत के लिए उचित वक्त रखना ही चाहिए। इसी के साथ अगला प्रश्न सोचे हुए काम याद नहीं आना के ऊपर है। प्रश्न यह है, सुबह से दिमाग में बहुत सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन जब काम पर पहुंचते हैं सोचे हुए काम याद नहीं आते और कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह जाते हैं। कैसे इन समस्याओं से छुटकारा पाया जाए? ऐसा अक्सर होता है। यह जो हमारा दिमाग है, हम अलग अलग पहलुओं पर सोचता रहता है और हमेशा हमारी मदद करने की कोशिश करता है कि हमें यह करना चाहिए या हमें वह करना चाहिए। यहाँ पर रिप्लाई देना है या इस इंसान से इस बारे में यह बात करनी है। यह सारे हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। यह सार हमारे दिमाग में हमेशा ही चलता रहता है।
लेकिन जब हम सच में काम करने बैठते हैं तब वह याद नहीं आती हैं और इस वजह से हमारे कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह जाते हैं। अगर हमें इन सारे कामों को हमारी टू डू लिस्ट में या प्लानिंग में जगह देनी है तो उन्हें कहीं ना कहीं लिख कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमेशा खाली कागज़ साथ में रखते हैं तो उसमें उन कामों को लिखना शुरू कर दें। अगर खाली कागज़ साथ में लेना मुश्किल है तो आप अपने मोबाइल में नोट बना सकते हैं। जो और जब भी आप प्लानिंग करें तब इस नोट को या कागज़ में लिखे उन कामों को देखें और अपनी प्लानिंग में उनको जगह दे दें। इस तरह से हर विचार कैद भी हो जाएगा और आज ना कल उन्हें हम पूरा कर ही लेंगे। यह एक दिन में नहीं होगा, हमें इसकी आदत बनानी होगी। जब भी मन में कोई विचार आएगा तुरंत उसे लिख लें। फिर आप देखेंगे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अधूरा नहीं रहेगा। तुरंत उसे लिख लें, फिर आप देखेंगे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं। सभी कार्य टू डू लिस्ट में या आपकी प्लानिंग में शामिल हो जाएंगे। यदि हम कार्यों का नियोजन श्रृंखलाबद्ध तरीके से करें तो काम आसानी से एक समय पर पूर्ण होने में मदद मिलेगी। जैसे बारिश होने की साइकिल समझते हैं पहले सूर्य की तेज गर्मी, दूसरा समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, तीसरा बादल के रूप में परिवर्तन, चौथा हवाओं की चलने की दिशा, बादलों का किसी पहाड़ी से टकराना, नदी का उद्गम, फिर वापसी वही नहीं नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। कुछ इसी प्रकार कार्यों का प्रोसेस सेट करें। ऐसे सभी कामों को पेपर या मोबाइल नोट में जगह देते रहें और आदत बनाएं कि आप उसे रोजाना चेक करें। आप अपना शेड्यूल तय करें और उसे निरंतर देखते रहें। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमतराओं के शहर। लेखक लिखते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमतराओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। बहुत सुंदर लाइन। इसी के साथ अगला वाक्य, देरी से पहुंचने पर तनाव बढ़ जाना पर प्रश्न यह है, घर से निकलते वक्त किसी कारण से काम पर पहुंचने में देरी हो जाने से भार बढ़ जाता है और फिर एक तनाव सा आ जाता है। यहाँ पर अपने आप को तनाव मुक्त रखकर काम पर कैसे फोकस करें। जी हाँ, यह तय है कि जब हम निश्चित वक्त पर हमारे कार्यस्थल पर नहीं पहुंचेंगे तब वहाँ तनाव महसूस होगा, क्योंकि काम जो सोचे हुए हैं वह पूर्ण भी करने हैं, लेकिन जो समय हमें चाहिए था उतना समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको प्लानिंग करते वक्त आपके टू डू लिस्ट में बफर टाइम के लिए जगह देनी होगी और इस बफर टाइम में आप आपके पेंडिंग कामों को तो पूर्ण करेंगे ही, साथ ही साथ अपने आप को एनर्जी देने का काम भी करेंगे। अगर आपको किसी कारण से काम पर पहुंचने में देरी हो जाती है तो भी आप उसी काम के साथ शुरुआत करें जो आपने सोचा हुआ है और आपके बफर टाइम का इस्तेमाल करते हुए सभी कार्य आपको पूर्ण करने हैं। और जिस दिन आप सही समय पर पहुंच जाएंगे उस दिन इस बफर टाइम में अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए वहाँ दो कामों के बीच अपनी जगह से उठ करके पानी पीना, गहरी सांस लेकर अपने दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाना, इसी तरह के कार्य करके उस समय का सही उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरा काम, समय में काम को पूर्ण
कम समय में काम को पूर्ण करने की कला सीखनी होगी। उदाहरण स्वरूप टेस्ट मैच में एक दिन के 90 ओवर में 300 रन की पर्याप्त लगते हैं, 300 रन पर्याप्त लगते हैं, परंतु वनडे मैच की एक पारी में 50 ओवर में ही 300 रन से अधिक रन बन जाते हैं। वहीं पर T20 में 3 घंटे में केवल 40 ओवर में ही 400 रन तक बन जाते हैं। तो हमें उपलब्ध समय के अनुसार कार्य क्षमता बढ़ाकर तथा तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास करते रहना होगा। हमेशा अपने कामों में थोड़ा बफर टाइम रखें ताकि हम तनाव मुक्त रहें और सभी सोचे हुए कार्य भी पूर्ण हो सकें। इसी के साथ ये चैप्टर डी समाप्त होता है। कुछ चंद पंक्तियां हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इस प्रकार हमने समझा कि ध्यान को केंद्रित किए बिना किसी कार्य को मंजिल तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। काम पर फोकस की प्रक्रिया को हमने जाना, तो चलिए आगे के चैप्टर में विभिन्न दृष्टांत द्वारा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ चैप्टर ई, स्टाफ के डेलीगेटेड काम दोहराना। जो स्टाफ होता है आपके, इसी के साथ मैं ये चैप्टर आपके बीच रखता हूँ। स्टाफ के डेलीगेटेड काम दोहराना। पहले के चैप्टर्स में हमने जाना कि नए काम पर फोकस करने हेतु अभी के कार्यों में डेलीगेट करना ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि डेलीगेटेड किसी और को दिया हुआ, इसका मतलब है किसी और को दिया हुआ काम ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण हमें ही वापस करने पड़ते हैं। तो इन स्थितियों का सामना कैसे करें, आइए इस चैप्टर से समझते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, स्टाफ समय पर नहीं आते। तो प्रश्न ये होता है, स्टाफ समय पर नहीं आते जिनकी वजह से कुछ काम अधूरा रह जाता है और अंत में मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। स्टाफ समय पर आए उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें जब कंपनी का ब्रांड समझाते हैं उस वक्त आप उन्हें यह भी समझाएं कि उनका पर्सनल ब्रांड क्या है। पर्सनल ब्रांड से मेरा मतलब है कि आप उन्हें यह बताएं कि उनकी इस कंपनी में क्या अहमियत है, कैसे उनके द्वारा किए हुए कार्य सिर्फ कंपनी को ही नहीं उनको स्वयं को भी जीवन में आगे लेकर आएंगे। और यहाँ अपने स्टाफ से बातचीत करके हम जब बता देते हैं कि कैसे उनका खुद का पर्सनल ब्रांड बनेगा और वे उनके समाज में, परिवार में, दोस्तों में कैसे निखर सकते हैं। जब आप इस बात से वाकिफ़ हो जाते हैं और उन्हें बात में बता भी देते हैं, तब मेरे हिसाब से हमारा फोकस उनके आने के समय पर ना होकर उन्हें बताए हुए काम पूर्ण होने पर हो जाना चाहिए। फिर वो कब आते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप उन्हें बताएं कि उनका दिन भर में, पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में क्या कार्य या क्या काम है जो उन्हें समय पर पूर्ण करने हैं, और वहीं पर यह भी चर्चा कर लें कि किस काम को कितना समय लगेगा, क्या लगने वाला है। उनके अनुसार अगर किसी काम में ज़्यादा समय लगेगा तो आप उन्हें अपने अनुभव से बताएं कि कैसे यह काम कम समय में किया जा सकता है। इस तरह की बातचीत एवं चर्चा के साथ अगर हम उन्हें वह काम समझा देते हैं
तो ये अपेक्षा है कि डेलीगेटेड काम समय अनुसार पूर्ण हो जाएंगे। समय की क्वांटिटी की अपेक्षा करने के बजाय काम की क्वांटिटी को देखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारा स्टाफ कितने बजे आ रहा है, उससे फोकस हटाकर दिया हुआ काम वह समय पर पूर्ण कर रहे हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ अगला प्रश्न कभी भी छुट्टी ले लेते हैं के ऊपर है। प्रश्न है, मेरे स्टाफ बिना बताए कभी भी छुट्टी ले लेते हैं। ऐसे समय पर काम का बोझ मुझ पर बढ़ जाता है। उस वक्त मेरे सोचे हुए काम कैसे पूर्ण करें? जैसे कि मेरे पिछले जवाब में बताया है कि आपकी स्टाफ को उनका पर्सनल ब्रांड समझाएं और उन्हें ये बताएं कि उनकी आपकी कंपनी में क्या ज़रूरत है। जब हम यह काम पूरा कर लेते हैं तो वह बार बार छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन उनके बार बार छुट्टी लेने के पीछे एक कारण और भी हो सकता है। चलिए उसे जानने का प्रयास करें। सोचकर देखिए कि आम के सीजन में यदि हमें रोज़ाना आम रस खाने को मिल रहा है, कितने दिन तक आप खा पाएंगे? रोज़ाना एक ही चीज़ को खाकर हमेशा बोरियत सी हो जाती है और हम परिवर्तन चाहते हैं। ठीक यही बात सभी जगह लागू होती है। अब यहाँ हमें यह चेक करना है कि जो हमारी स्टाफ है वह भी ऐसा ही बदलाव चाहता है, लेकिन हमारे काम का प्रेशर उन्हें वह करने नहीं देता। एक बार अपने आप को अपने स्टाफ की जगह रखकर देखिए कि वह जो कर रहे हैं, क्या उन कामों में उन्हें आराम मिल रहा है जो उन्हें चाहिए? जब उन्हें समय समय पर वह आराम मिलेगा और जो कुछ उनके निजी कार्य हैं वह पूर्ण कर पा रहे हैं, तब वे बार बार छुट्टी नहीं लेंगे। हमें बस उनसे बातचीत के दौरान यह समझने की ज़रूरत है कि उनके जो निजी कार्य, पारिवारिक समय है, क्या वह समय उन्हें मिल पा रहा है या नहीं। हमें उनको दिए हुए कार्यों के शेड्यूल को इस प्रकार बनाना होगा कि वे बोरियत भी महसूस नहीं करें, उन्हें आराम भी मिले और वे अपने निजी काम भी पूर्ण कर सकें। तो निश्चित रूप से वे बार बार छुट्टी नहीं लेंगे। अपने स्टाफ की ज़रूरतों को समझकर उन्हें उस हिसाब से छुट्टी दें कि वह अचानक बिना बताए छुट्टी ना लें। स्टाफ के साथ रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं तो भावनाओं को समझिए, केवल भावनाओं को नहीं, संभावनाओं को नहीं, भावनाओं को समझिए। इसी के साथ तीसरा प्रश्न, कहाँ कहता एक हूँ करते एक हैं। मैं मेरे स्टाफ को काम एक बताता हूँ, वह करते कुछ और ही हैं। किसी तरह से उन्हें काम बताना चाहिए जिससे काम सही तरीके से पूर्ण हो। किस प्रकार उन्हें ऐसा समझाऊं जिससे वो सही काम करें। विगो मॉर्टेंसन ने कहा है कि अगर आपके घोड़े को लंबी दूरी तक तेज भगाना है तो उसकी शुरुआत आप धीमी रखिए। आप देखेंगे कि वह धीरे धीरे तेज गति पर आ जाएगा जो आपको चाहिए। हमें भी हमारी स्टाफ के साथ कुछ ऐसा ही अपेक्षा रखनी चाहिए। उन्हें भी धीरे धीरे उनके कार्य समझाने चाहिए और फिर आप देखेंगे कि वह हर काम जल्दी से पूरा कर जाएंगे। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि हमारी स्टाफ बताएं अनुसार काम को नहीं कर पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि यहाँ हम एक गलती कर रहे हैं, और वह है जब भी हम किसी कार्य को स्टाफ को समझाते हैं तब बहुत बार हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है या हम कोई और प्लानिंग कर रहे होते हैं, और उस प्लानिंग के बीच में हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं
आपके अंदर कुछ और चल रहा होता है और आप यह सोच लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ स्टाफ को वैसे का वैसा समझ में आ रहा है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप जब भी कोई काम उन्हें बताएं, सबसे पहले स्वयं शांत रहें और फिर उन्हें वह काम समझाएं। कार्य बताने के लिए या कार्य बताने के बाद वापस चर्चा करें कि उन्हें क्या काम समझ में आया है। अगर वे उस कार्य प्रक्रिया को ठीक से समझ लेते हैं जैसा आपको अपेक्षित है, तो निश्चित रूप से कार्य सही तरीके से पूर्ण होगा। काम बताते वक्त विस्तृत चर्चा करें और कंफर्म करें कि कार्य उन्हें समझ में आ गया है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसी के साथ अगला प्रश्न है गलतियों को ठीक करना। इस पर प्रश्न है उनके काम को चेक करने में और गलतियों को ठीक करने में ही समय चला जाता है। उससे तो अच्छा है सब काम मैं खुद ही क्यों ना कर लूं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बात बहुत ही सही कही है, जब तक कोई गलती नहीं होगी इसका यही मतलब है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। जब स्विमिंग सीखने की कोशिश करते हैं, क्या पहली बार में ही हमें तैरना आ जाता है? हम हाथ पैर चलाते हुए अनेक गलतियों को सुधारते हुए स्विमिंग सीखते हैं ना। जैसे मेरा एक साथी बहुत तेज हाथ पैर मारता था और कहता था कि मुझे स्विमिंग ही नहीं आ रही। तेज हाथ पैर मारने से सांस फूल जाती थी। इस कारण को वो समझता था कि मैंने उसे बताया कि धीरे धीरे हाथ पैर मारो भाई, और थोड़े दिनों में वह स्विमिंग सीख गया। कैसे कि भाई उसने आराम आराम से हाथ पैर मारे और थोड़ा हमने भी प्रयास करा उसे सिखाने का, वो सीख गया। दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारे स्टाफ जो गलतियां करते हैं वहाँ तुरंत गुस्सा ना करें। फिर यह सोचते हुए कि मुझे तो पहले से पता था इनसे गलतियां ही होनी हैं, इसलिए उनके साथ बातचीत करना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या गलती हुई, कैसे हुई, उसके पीछे का कारण ढूंढकर उसका निवारण कीजिए। हम देखेंगे वह गलती बार बार नहीं होगी। इस पंक्ति के बीच में कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बीच में कुछ दिनों जॉब करी थी, तो जिस एक्सपोर्ट कंपनी में मैं जॉब करता था, उस एक्सपोर्ट कंपनी में लेज़र कटिंग मशीन थी बहुत बड़ी। तो वो बहुत बड़ी बड़ी सीटें जो होती हैं ना, सीट होती हैं स्टील की सीट, बहुत लंबी सीट होती है, जैसे 6x6 का बेड होता है ना, ऐसी सीट होती है। 10-10 फुट की, 8-8 फुट की सीट होती हैं, 8 फुट लंबी, 5 फुट चौड़ी। तो उससे लेज़र मशीन काटती है। तो इतनी बड़ी बड़ी सीट मेरे हाथों से भी कभी कभार गलत कट गई, या जो हमारे उस्ताद थे, टीचर थे, जो सिखाने वाले थे, उनसे भी गलत कट गई। एक सीट की कीमत 20,000 से कम तो कभी नहीं थी। अगर लोहे की भी सीट है तो 20-25 हज़ार की थी। तो अगर लोहे की तो छोड़ो, अगर हम मुझसे तो अधिकतर स्टील की कटिंग ख़राब। अब ख़राब स्टील उससे भी महंगी, एक सीट की कीमत कई हज़ार। अब भाई ऐसी ऐसी गलतियों को हमारे बॉस नज़रअंदाज कर देते थे। हमारे सीनियर स्टाफ हमें थोड़ा बहुत डांट कर नज़रअंदाज कर देता था कि भाई चलो इसे स्क्रैप में डाल दो। अगर वो उस बात पर गुस्सा करते तो ना मैं सीख पाता और ना सिखाने वाला कभी किसी को सिखा पाता। उसके हाथ में, नए आदमी के हाथ में रिमोट देता ही ना वो, यार इससे गलत कटी आएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन कभी भी मालिक ने या कभी भी किसी बॉस ने ये नहीं कहा भाई तुमने ज़्यादा वो कर दी, तुम बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। नहीं, उन्हें पता था आज ये सीखेगा तो कल को ये सही काट के हमें ही देगा। इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन भी और सर कोई विनम्रता से ही व्यवहार करना चाहिए अपने छोटे से। वो सीखेगा, आपके यहाँ आया है, सीखने आया है, सीखेगा तो आपका अगले दिन अच्छा काम करेगा। तो आगे पढ़ते हैं। अक्सर यह होता है कि हम
उस गलती के कारण और तह तक नहीं पहुंचकर गुस्सा करना प्रारंभ कर देते हैं और जो सुधार हो सकता है वह नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें यह लगता है कि बेहतर है कि मैं ही सारा काम कर लूं। अगर इसी तरह से सारा काम हम हमारे ऊपर ही ओढ़ लेंगे तो जीवन के हमारे सपने कैसे पूर्ण होंगे, या जो एक तरक्की के बाद हमें मिलने वाला है उस मुकाम तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए यहाँ मेरा यह सुझाव है कि जितना हो सके उतने कामों को, स्टाफ को डेलीगेट करते रहना है। साथ में गलती ना हो इस पर फोकस करते हुए सभी कार्यों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहना है। उन गलतियों की जड़ तक जाना है और उस कारण का निवारण कर वह वापस नहीं हो इसके बारे में सोचना है। डालियों को काटने से समस्या नहीं मिटती, विशेष वृक्ष या विशाल वृक्ष को जड़ से निकालना पड़ता है। इसी के साथ मैं आज के इस चैप्टर को यहीं तक रोकता हूँ और ये आपको अच्छा लगेगा मैंने सोचा और इसी पर विचार करके इस पुस्तक का चौथा पार्ट आपके समक्ष रखा। आपको और कौन सी पुस्तकों की ऑडियो सुननी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए आज्ञा लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक ज़रूर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।